मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो बात की थी वो सविनय अवज्ञा के पश्चात कांग्रेस की गतिविधियों पर बात किया। उन्होंने देखा कि नेहरू रिपोर्ट के बाद लाहौर अधिवेशन और नेहरू रिपोर्ट में ही सरकार को 1 वर्ष का समय दिया गया कि यदि 1 वर्ष के अंदर नेहरू रिपोर्ट की बातों को स्वीकार नहीं किया गया तो कांग्रेस बाध्य होगी। फिर 1929 के अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की बात रखी। 26 जनवरी 1930 से संपूर्ण देश में एक साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। फिर गांधी जी ने अपनी 31 जनवरी को उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत की और उन मांगों को पूर्ण करने की संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार पर उन्होंने डाल दी। और जब सरकार पर डाल दिया उन्होंने टोटल जिम्मेदारी, तो स्थिति ये हो गई कि गांधी जी की मांगे ऐसी थी कि सरकार उन मांगों को कभी भी पूर्ण नहीं कर सकती थी। और अंततः विवश होकर के मार्च में गांधी जी ने दांडी मार्च किया और अप्रैल में नमक कानून तोड़ करके संपूर्ण देश में एक साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। उसमें सरकार के द्वारा बड़ी दमनात्मक कार्यवाहियां भी की गई। फिर दिसंबर में साइमन कमीशन रिपोर्ट आ गया, उसमें गोलमेज सम्मेलन की बात की गई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित भी हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था उसी दौरान। उसमें कांग्रेस ने प्रतिभाग नहीं किया, तो उसमें जो भी निर्णय लिए गए, कई ऐसे निर्णय थे, उत्तरदायी शासन की बात थी, स्वशासन की बात थी, तो उन निर्णयों को कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया, यह कहते हुए कि देश की बहुसंख्यक जनता इसे स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि कांग्रेस एक सबसे बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती थी और कांग्रेस का न स्वीकार करना मतलब हुआ कि देश के अधिक बहुसंख्यक लोगों का स्वीकार न करना। अंततः सरकार विवश थी। सरकार ये चाहती थी किसी तरीके से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भी प्रतिभाग करे और अंततः गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता होता है, पैक्ट। उसमें कुछ इरविन ने बातें मांगी, कुछ गांधी जी ने बातें मानी और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग करने के लिए राजी हो जाती है। गांधी जी गए, इकलौते गांधी जी थे कांग्रेस के सदस्य। गांधी जी गए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया, लेकिन सांप्रदायिकता के प्रश्न को लेकर के भारत के अन्य सांप्रदायिक नेताओं ने किसी भी समझौते पर पहुंचने ही नहीं दिया, क्योंकि लीग तो लीग ही थी, वो तो सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन की बात करी रही थी, 9 में पा भी गए थे। उसके अलावा इसमें सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी पृथक निर्वाचन की बात कर रहे थे। जब गांधी जी ने ऐसी स्थिति थी, गांधी जी को तुरंत समझ में आ गया कि ये पृथक निर्वाचन इन लोगों की नहीं है, बल्कि अंग्रेजों के द्वारा इन्हें उकसाया गया है, इन्हें चढ़ाया गया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। गांधी जी ने स्वयं को उस गोलमेज सम्मेलन से अलग कर लिया और वापस भारत चले आए। भारत जब आए और बंबई पहुंचे तो इनके स्वागत में जो भी भीड़ थी उससे इन्होंने यही कहा कि मैंने देश के इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया, मैं आपके लिए खाली हाथ लौटा हूं। ये बात थी, ठीक है। यहां आने के बाद गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा यानी पुनः सविनय अवज्ञा, भाई पहला स्थगित किया एक समझौते के तहत कि उसमें प्रतिभाग करेंगे। अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में प्रतिभाग किया होता, कुछ अगर मिला होता तब तो चलो बढ़िया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए भी, मिला भी कुछ नहीं, तो अब वापस लौटने के बाद अपने जनाधार को बनाए रखने के लिए कुछ तो चाहिए था। तो कुछ में क्या चाहिए? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अपना जनाधिकार तभी बना रह सकता जब हम पुनः सरकार पर एक प्रेशर बनाए, ठीक है। तो गांधी जी ने यहाँ जब वापस आए तो उन्होंने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्थगित किया गया था, उस सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी जी ने पुनः स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो हम लोग आज जो बात करेंगे वो द्वितीय सविनय अवज्ञा के प्रारंभ से लेकर के आगे की स्थिति, इसमें हम पुनः पैक्ट की भी बात करेंगे, सांप्रदायिक निर्णय की भी बात करेंगे और फिर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनाव की बात करते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 34।
ये टाइम पीरियड है, गर्मी वही बहुत है, ठीक है। जब गांधी जी इंग्लैंड से वापस आते हैं, गांधी जी जब इंग्लैंड से आते हैं तो इन्होंने पुनः 4 जनवरी 1932 ये टाइम है को सविनय अवज्ञा प्रारंभ कर दी। यानी पुनः सविनय अवज्ञा 4 जनवरी 1932 को गांधी जी ने प्रारंभ किया। यानी 6 अप्रैल 1930 से 4 जनवरी 1920 के बीच में एक ऐसा घटनाक्रम घटा जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। प्रारंभ होने के बाद अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचा। चरमोत्कर्ष पर जब पहुंच गया तभी अचानक उसे स्थगित भी किया गया गांधी इरविन पैक्ट के कारण। स्थगित करने के पश्चात गांधी जी लंदन गए। लंदन जगह जाकर के वहां पर एक समझौते का प्रयास किया गया, लेकिन अंग्रेजी नीतियां कुछ भारतीय सांप्रदायिक नेताओं के कारण किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। और जब किसी निष्कर्ष पर न पहुंच सके तो गांधी जी पुनः भारत वापस आते हैं। वापस आने के बाद कांग्रेस के उस आंदोलन को जिसको स्थगित किया गया था उसे पुनः प्रारंभ किया। यानी 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ, यानी 3-4 महीने, नवंबर से तो वही था, ठीक है। उससे पहले इनका गांधी इरविन पैक्ट हुआ, यानी 4 से 5 महीने स्थगित रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब अगर किसी को पहले आग लगा दो किसी घटना में, भाई मान लो सासभोग लड़ाई है, आग लगा दो, और जब आग खूब चरमोत्कर्ष पर हो तो दोनों को शांत कर दो। 4 महीने तक दोनों अच्छे से रहे, और 4 महीने के बाद पुनः अगर आग लगाओ आप, तो क्या ज्वाला जितनी पहली बार में थी वही दोबारा भी रहेगी? नहीं, क्योंकि ये 4 महीने शांति काल जो बीते हैं इसमें आपस में कॉपरेशन भी रहा होगा, लोग अलग अलग कार्यों में लग गए होंगे, ऐसा भी होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरी चीजें क्या हुई। सरकार से सहयोग की तो बात हो नहीं पाई थी, तो जैसे ही द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होगा, सरकार क्या करेगी? सरकार इस आंदोलन को बर्बरता से दबाएगी, ठीक। सरकार ने आंदोलन को बर्बरता से दबाया। बर्बरता से दबाएगी तो फिर करेगी क्या? उसने सबसे पहला जो कार्य किया, देखिए इसमें उसने कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। अब अगर कांग्रेस को अवैध घोषित करती है तो 2 चीजें होंगी। पहला, कांग्रेस के सदस्य गिरफ्तार होंगे। दूसरा, कांग्रेस की संपत्ति जब्त की जाएगी, क्योंकि कोई भी आंदोलन पैसा और लोगों के बल पर ही खड़ा किया जा सकता है। अगर ये दोनों चीजें किसी आंदोलन से निकाल दी जाए तो वह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर सरकार ने ये कार्य किया। कहते हैं कि लगभग प्रमुख नेता तो गिरफ्तार ही किए गए, प्रमुख नेताओं सहित लगभग 1,20,000 कार्यकर्ता कांग्रेस के गिरफ्तार किए गए। सोचिए, प्रथम जो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें 90,000 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जाते हैं, और द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ उसमें प्रारंभिक दौर में ही 1,20,000, क्योंकि सरकार को वो 3-4 महीने में इतना समय मिल गया था कि उसने ट्रेस कर लिया था कि कांग्रेस के कौन कौन सक्रिय सदस्य हैं, यदि भविष्य में आंदोलन चलता है तो किसको किसको उठाया जाए, ताकि उस गांव में नेतृत्व विहीन हो जाए आंदोलन, गांव में डर पैदा हो जाए कि अगर हम भी किए तो पुलिस उठा के ले जाएगी, बड़ा पट्टा मारेगी, तो बहुत से नेता सामने आएंगे ही नहीं। ठीक जैसे इस समय ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है, ठीक है, तो वो चीजें आएंगी, ठीक है। तो वो सत्ता का चुनाव है, ये तो पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत दोनों सत्ता के चुनाव होते हैं, जो सत्ता में उसके सदस्य,
ठीक, अब देखिए यहां, अब जब ये सारी चीजें होने लगेंगी तो क्या लोग जो हैं, जो आंदोलन में सम्मिलित थे, उनका उत्साह बढ़ेगा? स्वाभाविक है, उत्साह बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। और जब उत्साह घटेगा तो आंदोलन की जो तीव्रता है, इस उत्साह घटने से जो आंदोलन की तीव्रता है, उस तीव्रता में भी क्या आएगी? कमी। गांधी जी ने दोबारा आंदोलन क्या सोच करके शुरू किया? ताकि गांधी जी यह सरकार को बता सकें कि तुम चाहे जितना आंदोलन को दबाओ, कांग्रेस इतना होने के पश्चात भी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है। लोग अब सरकार से डरते नहीं हैं, बल्कि सरकार का विरोध करने के लिए तत्पर रहते हैं। सिर्फ उन्हें रीजन तो दिया जाए वास्तविक, ये स्थिति थी। लेकिन जब तीव्रता में कमी आ गई तो गांधी जी द्वारा भी क्या किया गया? 7 अप्रैल गांधी जी द्वारा 7 अप्रैल 1934 को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी गई। यही तो होगा। देखिए, 2 चीजें होती हैं। कभी लड़ाई तो किया ही होगा आपने किसी से भी। तो अगर आप किसी को मार रहे हो, और मारा क्यों? क्योंकि वो आपको गाली दिया। तो जब उसने गाली दिया तो छोटा बच्चा रहा, आप भाई शरीर से बहुत अच्छे थे, तो जब उसने गाली दिया होगा तो आपने तमाचा मार दिया। तो जैसे ही तमाचा मारते हैं तुरंत फिर गाली देता है, ऐसा होता है। तो जब फिर गाली देगा फिर मारोगे, फिर गाली देगा फिर मारोगे, फिर गाली देगा फिर मारोगे। अब मान लो कि उसे इतना आप मार दो कि गाली देना बंद कर दे, तो आपके मारने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ठीक, यही तो होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में यही स्थिति थी, या तो कस के मुक्का मार दो, क्यों गाली देना ही भूल जाए दर्द से, ये भी हो सकता है। तो सरकार ने यहां वही किया था। आंदोलन को दबाने की प्रक्रिया इतनी तीव्र थी कि लोग घरों से बाहर निकलना छोड़ दिए, आंदोलन में सम्मिलित होना छोड़ देते हैं। और जब ये व्यवस्था आएगी तो संभव है, स्वाभाविक है कि आंदोलन तब नहीं चल सकता। ठीक है, ये स्थिति थी। ठीक, गांधी जी के आंदोलन स्थगित करने को लेकर के बोस, सुभाष चंद्र बोस हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल 1925 वाले पटेल हैं, ये सरदार पटेल के भाई, इन लोगों ने गांधी जी की आलोचना की। ठीक, अक्टूबर 1934 से गांधी जी कांग्रेस की राजनीति को छोड़ करके हरिजन उत्थान में लग गए, और इसी के बाद उन्होंने अपनी हरिजन पत्रिका इत्यादि भी प्रकाशित। 1934 से गांधी जी हरिजन उत्थान के कार्यों में लग गए। और सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। ये स्थिति थी, गर्मी बहुत भाई। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है वो है सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड। ख्याल लें, सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड।
ठीक है। सांप्रदायिक पंचाट से तात्पर्य क्या था, आप तो हम लोग पहले इसी की कर ले। सांप्रदायिक पंचाट क्या था? जैसे जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उसमें दो चीजें थी। पहला ये था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग रखी थी और गांधी जी उसको मना करके चले आए थे। अंग्रेजों भी दलितों को पृथक निर्वाचन पद्धति देना चाहते थे, उन्होंने अंबेडकर को उकसाया था और इसी उकसाने का परिणाम यह था कि अंबेडकर ने उसकी मांग की थी। ठीक, क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि यदि हम दलितों को भी राष्ट्रीय आंदोलन से अलग करके लीग की तरह उन्हें अपना समर्थक बना ले तो पक्का है राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा है गांधी जी के नेतृत्व में उसकी गति कमजोर हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने चाहा था। तो जो कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सफल तो हुआ नहीं, उसमें कोई निर्णय भी नहीं लिया गया, गांधी जी छोड़ के चले आए थे बीच में। इसीलिए ब्रिटेन के उस समय जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने, उन्होंने दलितों को पृथक निर्वाचन पद्धति देने की घोषणा कर दी और इसी घोषणा को हम लोग सांप्रदायिक पंचाट या कम्युनल अवार्ड कहते हैं, क्योंकि यहाँ बांटो और राज्य करो की नीति का श्री गणेश किया गया था और ज्यादा बांटने की बात। ठीक है, तो देखिए इसमें हुआ क्या कम्युनल अवार्ड था। समस्या ये थी कम्युनल अवार्ड में कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में अंबेडकर जी के द्वारा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई, सिख समुदाय ने भी पृथक निर्वाचन की बात की, ईसाइयों ने किया, एंग्लो इंडियन ने किया, लीग को तो पहले ही मिल चुका था। तो इसी पृथक निर्वाचन की वजह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बिना किसी समझौते के, बिना किसी अंतिम परिणति के गांधी जी को वापस आना पड़ा और वापस आने के पश्चात उन्होंने अपनी बात रख दी कि हम खाली हाथ लौटे हैं और लेकिन देश की इस सम्मान को बट्टा नहीं लगने दिया, इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। ठीक है, स्थिति क्या थी? जब गांधी जी लौट करके आ गए तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा की। उद्देश्य क्या था घोषणा का? घोषणा का उद्देश्य यह था कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा से दलित वर्ग को हम खुश कर लेंगे और अगर दलित वर्ग को ब्रिटिश सरकार खुश कर लेती है तो दलित वर्ग को सनातन धर्म से एक अलग स्थायित्व मिल जाएगा। यानी हिंदुओं के नाम पर जो एकजुट हैं, अपनी सामूहिकता दिखाने का प्रयास करते हैं, आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करते हैं, उससे अगर हम दलितों को अलग कर दें तो शायद सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या कम हो जाएगी। मुस्लिम इनके साथ, दलित भी अगर ये चीजें होती तो दलितों को भी वो अपने साथ जोड़ लेते, ईसाई तो उनके साथ ऑलरेडी थे, एंग्लो इंडियन ऑलरेडी उनके साथ थे, तो एक अच्छी खासी संख्या ब्रिटिश सरकार का समर्थन करने लगती और ब्रिटिश सरकार उस सदस्य संख्या को जो उनका समर्थन करती उन्हें हिंदुओं का डर दिखा करके हमेशा अपने साथ जोड़े रखने का कार्य भी सफलतापूर्वक करती। ऐसी परिस्थिति में रैमजे मैकडोनाल्ड ने दलितों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा। अब ये देखिए सांप्रदायिक पंचायत में था क्या? इसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय हेतु विधान मंडलों में सीटों की संख्या आरक्षित की गई। प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय हेतु विधान मंडलों में, प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय हेतु विधान मंडलों में सीटों की संख्या आरक्षित की गई। अब इस अल्पसंख्यक समुदाय में देखिए सिख, दलित, ईसाई,
एंग्लो इंडियन इत्यादि थे। अभी भी एंग्लो इंडियन को 2 सीट लोकसभा में दिया जाता है, ठीक है। इस बार तो कोई नहीं मनोनीत हुआ, नहीं 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में आरक्षित है। और जबकि अभी जल्दी ही आरटीआई दिया गया था, उसमें एंग्लो इंडियन की संख्या पूछी गई थी, तो पता चला था पूरे भारत में 346 आदमी एंग्लो इंडियन हैं। कितनी अच्छी बात है, ठीक है। इनके लिए थी सबसे बड़ी समस्या दलितों को आकर्षित करने की थी। और दूसरी चीज क्या किया, ये जो आरक्षित सीट थी इनका चुनाव पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा होता। सबसे बड़ी समस्या यहां ये आ गई कि चुनाव भी पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा होना है। भाई चलो सीटों को आरक्षित आप कर रहे हो, सीटों को आरक्षित करो, हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, लेकिन सीटों को आरक्षित करना और उसको पृथक निर्वाचन मंडल के अंतर्गत लाना, अर्थात जो विधानसभा क्षेत्र होंगे, निर्वाचन क्षेत्र होंगे, उस विधानमंडल पृथक निर्वाचन के अंतर्गत जो भी आ जाएंगे, वहां पर कैंडिडेट भी उसी जाति का होगा, वोटर भी उसी जाति का होगा, यानी अन्य जाति के जो भी लोग होंगे उन्हें मत देने का भी अधिकार नहीं मिलता। समस्या ये थी, और यही समस्या बाद में भी पैदा होती है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, इसके तहत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक माना गया। क्यों भाई दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानते हो? क्या दलित हिंदुओं से के साथ नहीं था? दलित तो हिंदुओं का ही एक पार्ट था, और अगर दलित हिंदुओं का एक पार्ट है तो दलित अल्पसंख्यक नहीं थे। दलितों को हिंदुओं का एक पार्ट मानना चाहिए था। दलितों के लिए विधायिका में आरक्षित सीट दे दिए जाते, वो सही था, लेकिन उनको उनके धर्म के लोगों से अलग मान लेना, ये तो सिर्फ बांटो और राज करो की नीति के अंतर्गत था, ठीक है। कहते हैं जैसे सारी चीजें रची गई, ये षड्यंत्र रचा गया, विरोध तो बनता था, ठीक है। और इसी विरोध के परिणाम स्वरूप जब ये चीजें हो गई तो गांधी जी उस समय पूना की यरवदा जेल में थे। जैसे इसकी घोषणा हुई, गांधी जी ने इसका विरोध कि दलित तो भाई हिंदू धर्म के अविभाज्य अंग हैं, वो पार्ट हैं हमारे, उनके लिए आरक्षित सीटों की संख्या डिसाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है हिंदू धर्म को, लेकिन उन्हें एक अलग वर्ग मान लो, वो भी अल्पसंख्यक मान लो, यानी उनका धर्म कुछ है ही नहीं है, एक नए धर्म को मानने वाले लोग आ जाएंगे। भाई मुस्लिम तो मुस्लिम थे, सिख अलग धर्म है, ईसाई अलग हैं, एंग्लो इंडियन अलग हो गए, उनकी उत्पत्ति अलग है, ठीक है। तो ऐसे में समस्या तो आती ही आती, ठीक है। तो अब जब गांधी जी ने चालू किया, विरोध चालू किया, आमरण अनशन चालू कर दी, तो कुछ मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास, इन लोगों ने काफी प्रयास किया, और अंत में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे हम पूना पैक्ट या पूना समझौता की संज्ञा देते हैं। इस पूना पैक्ट में सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि अंबेडकर जी ने दलित वर्ग को जो पृथक निर्वाचन मंडल जो दलितों को दिया गया था उसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन प्रांतीय विधानमंडल और केंद्रीय विधानमंडल में गांधी जी ने दलितों के लिए सीटों की संख्या का जो आरक्षण था उसमें काफी ज्यादा वृद्धि की। स्थिति ये थी, प्रांतीय विधानमंडल में लगभग डबल हो गई, जितनी पहले थी उससे ज्यादा हो गई सीटें, डबल लगभग दूना हो गई सीटें। केंद्रीय विधानमंडल में लगभग 18% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पूना समझौता। पूना समझौता या पूना पैक्ट भी कहते हैं इसको, 26 सितंबर 1932, ठीक है, हाँ 26 सितंबर 1932, ठीक है। देखिए, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा के समय गांधी जी पूना की यरवदा जेल में बंद थे, ठीक है। देखिए, सांप्रदायिक निर्णय की
घोषणा के समय गांधी जी पूना की यरवदा जेल में बंद थे। जैसे ही गांधी जी को इस घोषणा का पता चला तो गांधी जी ने इस सांप्रदायिक निर्णय का प्रबल विरोध किया। ठीक है, और विरोध उनका इतना जबरदस्त था कि उन्होंने 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन पर जेल में ही बैठ गए। जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। भाई, जब जेल में ही गांधी जी जैसा महान व्यक्तित्व जेल में आमरण अनशन कर रहा हो और जेल में ही मान लो आमरण अनशन में उनकी डेथ हो जाए, और उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन तो पुनः प्राप्त चालू ही हो गया था। ठीक, और उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर में अगर ये स्थिति होती तो शायद पूरा देश अराजकता के घोर अंधकार में समा जाता। ऐसे में जरूरी ये था कि गांधी जी का इस आमरण अनशन को कैसे तोड़ा जाए। तो गांधी जी तो जिद किए थे, जब तक सांप्रदायिक निर्णय समाप्त नहीं किया जाता तब तक उनका आमरण अनशन नहीं खत्म होगा। इसलिए क्या हुई कि गांधी जी का स्वास्थ्य बहुत तेजी से गिरने लगा और गांधी जैसे महान नेता, जिसे उस समय का कोई भी बुद्धिजीवी खोना नहीं चाहता था, जैसे ही देखा कि गांधी जी भूख हड़ताल पर है, उनका स्वास्थ्य बहुत डाउन हो रहा है, तो हो सकता है सरकार ने भी प्रयास किया हो कि किसी तरीके से गांधी जी का स्वास्थ्य सही हो जाए, क्योंकि सरकार अगर गांधी जी की मान लो ऐसी स्थिति में डेथ होती तो सरकार के लिए बहुत कठिन दिन होते देखने लायक। तो ऐसे में 2-3 नेता सामने आते हैं, जिनमें मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, और सी राजगोपालाचारी। ये चार लोग लगते हैं और इन 4 लोगों ने प्रयास किया कि गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हो जाए, और इन प्रयास का परिणाम भी मिला। परिणाम ये था कि गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हो जाता है। यानी गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में समझौता हो गया। ये जो समझौता हुआ इसी को हम पूना समझौता या पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक, ये समझौता हुआ 26 सितंबर 1932 को, यानी 26 सितंबर 1932 को गांधी जी और अंबेडकर जी के मध्य यानी बीच में सांप्रदायिक निर्णय के प्रश्न को लेकर के एक नया समझौता होता है, जिसके तहत जिसके अंतर्गत अंबेडकर जी ने पृथक निर्वाचन जो दलितों के लिए दिया गया था पद्धति को अस्वीकार कर दिया। ठीक, दूसरा, कांग्रेस ने जो किया, दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में
दलितों के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में आरक्षित सीटों की संख्या संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय विधानमंडल में भी सीटों की संख्या में 18% की बढ़ोतरी की गई। 18% की बढ़ोतरी होती है केंद्रीय विधायिका की संख्या में। देखिए इससे होगा क्या, दो चीज हुआ। पहला तो ये चीज होगा कि इससे जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन दिया गया था वो समाप्त हो गया। उसके समाप्त होने का फायदा ये हुआ कि दलित वर्ग को जो एक अलग अल्पसंख्यक वर्ग माना गया था वो चीजें खत्म हो जाएंगी। दलित एक अलग अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में नहीं बल्कि हिंदुओं के ही एक अलग जाति के रूप में समायोजित हो जाएगा। इसका फायदा होगा कि पुनः भारत में सबसे ज्यादा आबादी वाली जनसंख्या किसकी होगी, किस धर्म के लोगों को मानने वाले, हिंदुओं की। यानी अंग्रेजों की जो एक चाल थी कि दलितों को हिंदुओं से पृथक कर दिया जाए, वह चाल उनकी गांधी जी के प्रयास के कारण नाकाम हो गई। कि ये व्यवस्था ठीक थी, कहीं न कहीं गांधी जी का आंदोलन या ये जो समझौता हुआ ये भारतीय भविष्य के लिए, भारतीय राजनीति के लिए काफी ठीक था। क्योंकि अंग्रेजों के आने से पूर्व भारत में ये सारी चीजें नहीं थी। जातिगत इत्यादि जो भी जातीयता इत्यादि है ये सब इतनी नहीं थी। कारण क्या था, भारतीय जो गांव थे वो कहीं ना कहीं आपस में इन्हीं सब चीजों से बंधे हुए थे, एकदम गुथे हुए थे। जैसे हम लोग जब मुगल काल की बात करते हैं और गांव की उस समय स्ट्रेटजी देखते हैं, गांव की संरचना देखते हैं, वहां शासन देखते हैं, तो वहां पर जजमानी व्यवस्था पाई जाती है जो आज भी मिलती है लेकिन बहुत छद्म रूप में बहुत कम है। ठीक है, इस महाराष्ट्र में उसको बलूता भी कहते थे, यहाँ जजमानी है, वहां आंगन नांगर व्यवस्था थी। ठीक है, तो उस व्यवस्था में स्थिति क्या थी कि भाई जैसे हिंदू समाज में देखते हैं तो जातियां हैं, जैसे लुहार, बढ़ई, कुम्हार, बारी, बहुत सी जातियां हैं। ठीक है, इसी में नाई भी आते हैं, चर्मकार भी आते हैं, हर तरीके की जातियां, लगभग 16-17 जातियां ऐसी आती थी। तो इन सबका क्या होता था, पैतृक व्यवसाय होता था सबका। ये उत्पादन करते थे, मतलब गांव में रहने वाले प्रत्येक जाति के लोगों का अलग अलग कार्य था। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्यों का निर्वहन करता था और उत्पादन के पश्चात जितना भी उत्पादन होता था उसमें सबकी हिस्सेदारी बराबर स्थिति में संख्या के अनुसार बट जाती थी। यानी गांव एक सामूहिक स्वशासन के प्रयास से आत्मनिर्भर थे। उन्हें बाहर से किसी भी प्रकार के किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती थी। यदि थोड़ी भी बहुत हुई तो आस पड़ोस में वस्तु विनिमय के आधार पर वो उन वस्तुओं की पूर्ति कर लिया करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो इन्होंने उसी हमारी सामूहिकता को तोड़ने का एक षड्यंत्र किया और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने तोड़ा दिया। उन्होंने कार्यों को निकृष्ट, अच्छा, खराब ये बताने का प्रयास किया। और किसी भी व्यक्ति के में दिमाग में अगर एक ही चीज बार बार पिंच की जाए तो व्यक्ति उस चीज को सोचने और स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाता है। वही अंग्रेजों ने किया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। ठीक है, अब देखिए इसमें हुआ
जब हम 1935 के भारत सरकार अधिनियम की बात करते तो उसकी रूपरेखा यहीं से निर्धारित होती है, यहीं से उस भारत सरकार अधिनियम की रूपरेखा हुई और इन्हीं गोलमेज सम्मेलनों का परिणाम था भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, देखिए इस सम्मेलन का विरोधी थे भारत सचिव सैमुअल होर, यानी वो नहीं चाहते थे कि ये गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाए। भारत सचिव सैमुअल होर जो थे तो हो ही गए थे, जो निर्णय लेना था उसी में हो गया था, आगे क्या जरूरत थी, लेकिन फिर भी बुलाया गया। इसमें ज्यादातर जो निर्णय भी थे वो ब्रिटिशर्स ने ले लिया। ठीक है, इसमें कुल 46 प्रतिनिधि, यानी प्रथम में 89, सेकंड में 31 जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया, उसमें 31 सबसे कम संख्या, थर्ड में 46 प्रतिनिधि। ठीक है, 24 दिसंबर 1932 जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो गया, तब सरकार के द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया। ठीक है, यानी तृतीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने के तुरंत पश्चात जिस दिन समाप्त हुआ लास्ट दिन, उस दिन सरकार के द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया। उस श्वेत पत्र में यह कहा गया कि इन गोलमेज सम्मेलनों में जो भी बातें हुई उन सब पर विचार करने हेतु लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। ठीक है, ये बात तो आगे चलो, ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति गठित की जाएगी। ठीक है भाई, संयुक्त समिति गठित करो, किसी ने मना थोड़े किया है। ठीक है, 24 नवंबर 1934 को, देखिए 24 दिसंबर से 24 नवंबर 1934, 23 महीने बाद 1934 को इस समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ठीक है, ये चीज आ गई भाई। अगर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तो इसमें कुछ तो चीजें होंगी। अब ये जो रिपोर्ट समिति के द्वारा प्रस्तुत की गई, वो किसको प्रस्तुत की गई? भारत सचिव सैमुअल होर को। सैमुअल होर ने इस रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट के आधार पर 19 दिसंबर 1934 को भारत शासन विधेयक, पूरा इस रिपोर्ट के आधार पर एक विधेयक बनाया और उस विधेयक को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। रिपोर्ट के आधार पर सैमुअल होर ने भारत शासन विधेयक को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया। ठीक है, चलिए ये प्रस्तुत हो गया। अब जब ब्रिटिश संसद में ये प्रस्तुत हो चुका है तो अब बात ये थी कि ये प्रस्तुत होने के बाद कुछ तो हो। अंततः 3 मई 1935 को ब्रिटिश सम्राट ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए।
यानी सम्राट के हस्ताक्षर होते ही वह विधेयक अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, यही विधेयक सम्राट के हस्ताक्षर होते ही भारत शासन अधिनियम बन गया। कहलाया। ये चीजें आई। अब भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत आप जानते ही हैं प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, प्रांतीय चुनाव भी हुए इसी के अंतर्गत, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू किया गया, बहुत सी चीजें। जब हम भारतीय संविधान को उठाकर देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा संविधान के अनुच्छेद 1935 के अधिनियम से ही उठाए गए। लगभग 75% हिस्सा 1935 का भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। यानी भारत के संविधान में अधिकतर चीजें क्या हुई, कट पेस्ट वाला काम किया गया। कुछ चीजें यहाँ से उठाई गई, कुछ 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 यहाँ से उठाई गई, और एक लंबी थीसिस तैयार है। वो एक थीसिस है ना। आधुनिक थीसिस रिसर्च का काम नहीं था, बहुत सी चीजें ली गई और अंत में इधर उधर से चीजें उठा करके एक मर्ज करके भारत का संविधान, बृहद संविधान तैयार। ठीक है, तो अब नीचे हम लोग नेक्स्ट जो है वो हम लोग प्रांतीय चुनाव देखते हैं, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1937 में हुए। क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में यह कहा गया था कि प्रांतों में अब जो भी सरकार का गठन होगा वो पूर्णतः स्वायत्त होगी। उन प्रांतीय सरकारों में दो चीजें फिक्स होंगी। क्या? पहला ये कि वहां शासन में केवल गवर्नर ही अंग्रेज होगा, जिसके पास कुछ वीटो की शक्तियां होंगी, जिस पर वो वीटो कर सकता है कुछ विधेयकों पे। और सभी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो भी हैं, भाई उस समय प्रांत के जो अध्यक्ष होता था, मुख्यमंत्री होता था, उसे उस समय प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। मुख्यमंत्री नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, प्रधानमंत्री होते थे वो। वायसराय, फिर वायसराय के बाद प्रांतीय जो प्रधान है वो प्रधानमंत्री। ठीक है, ये चीजें होती थी। तो नेक्स्ट हम लोग प्रांतीय चुनाव देखते हैं, फिर उसके आगे बढ़ा जाए। प्रांतीय चुनाव 1937। प्रांतीय चुनाव 1937। ठीक है, देखिए भारत शासन अधिनियम 1935। इस भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारतीयों को प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, प्रांतीय शासन के प्रबंध का अधिकार दिया गया। प्रांतीय शासन के प्रबंध का अधिकार दिया गया। ठीक है, ये चीज तो आ गई। अब अगर इनको प्रांतीय शासन के प्रबंध का अधिकार दिया गया तो प्रांतीय शासन के प्रबंध के लिए निर्वाचन भी तो जरूरी है, क्योंकि निर्वाचन प्रणाली तो शुरू हो गई थी। ठीक, अब जैसे इसकी बात आई 35 में ही कि भारतीयों को प्रांतीय शासन के प्रबंध का अधिकार दिया जाएगा, क्षेत्रीय दल उभरने लगे, जिनमें कुछ प्रमुख क्षेत्रीय दल थे। जैसे इसमें 1935 के बाद अनेक क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। जैसे पहला, पंजाब में बनी यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, इसके संस्थापक थे
अफसर हुसैन। बंगाल, बंगाल में बनी कृषक प्रजा पार्टी। इसके संस्थापक थे फजलुल हक, नाम है लुल, लेकिन काम देख लो कितना। ठीक। तीसरी, बरार और मध्य प्रांत। मध्य प्रांत में पड़ी इंडिपेंडेंस वर्कर्स पार्टी। इसके संस्थापक थे B.R. अम्बेडकर। ये तीन पार्टियां अस्तित्व में आई। अस्तित्व में क्यों आई? चुनावी लालच था, प्रधानमंत्री का पद था, अगर चुनाव में हम जाते हैं, बड़ा जनाधार है, मेरे जातिगत वोटों की संख्या बहुत ज्यादा है, इन जातिगत वोटों के भरोसे हम चुनाव में जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। यदि हम चुनाव में जीत सुनिश्चित कर ले गए तो फायदा क्या होगा? चुनाव में जीत सुनिश्चित के बाद फायदा यही होगा कि हम भी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पद लोलुपता इन नेताओं में जबरदस्त तरीके से भरी हुई थी और ये हमेशा पद लोलुपता की बात करते थे। जो भी बात हो, यहाँ तो सीधे सीधे देखा जा रहा है। ठीक है। फरवरी 1937 में चुनाव हुए। ठीक है। इन चुनाव में कांग्रेस को 1585 असेंबली सीटों में ठीक है 1937 के चुनाव में कांग्रेस को 1585 असेंबली सीटों में 711 सीट मिली। ठीक। 11 में से 5 प्रांत, कुल 11 प्रांत थे। पांच प्रांत बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत और मद्रास। ये 5 प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। ठीक है। ये 5 प्रांत ऐसे जहां पूर्ण बहुमत मिला। दूसरा, महाराष्ट्र, यानी बंबई था, उसमें महाराष्ट्र नहीं था, बंबई में लगभग, बंबई में अंबेडकर जी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। बंबई में लगभग पूर्ण बहुमत 175 में 86। ठीक है। 175 टोटल सीटें थी, जिसमें 86 सीट कांग्रेस को मिलती है। यानी भाई 2 सदस्य और हो जाएं कंप्लीट। ठीक है। यही तो था, पूर्ण बहुमत मिला लगभग। इसके अतिरिक्त 2 प्रांत अन्य, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, कहाँ है? पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम में भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। देखिए, अब बचे कितने? 8 प्रांत तो ऐसे हो गए जहां पर कांग्रेस की सरकार हो गई। बचे कौन कौन? 3 प्रांत। ठीक है। यानी 3 प्रांत ऐसे रहे होंगे जो मुस्लिम बहुल रहे होंगे, उनमें लीग की सरकार कहीं ना कहीं सत्ता में आई होगी। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य लीग के लिए यह था कि लीग इन चुनाव में किसी भी प्रांत में
पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। प्रत्येक जगह उसे किसी न किसी के साथ गठबंधन करके ही सरकार बनाना पड़ा, क्योंकि पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं था। जब पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं है तो फिर सरकार कैसे बन सकता, बन ही नहीं सकता। ठीक है, देखिए अब 5 प्रांत, ये 8 प्रांत हो गए, 3 प्रांत और देखिए उसमें क्या हुआ। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी प्लस लीग, इन्होंने मिलाकर के अपनी सरकार बनाई। ठीक है, और यहां पर जो मंत्री बने वो थे, प्रधानमंत्री सिकंदर हयात मिर्जा, या सिकंदर हयात खां भी कहते हैं इनको। ठीक है, दूसरा बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी। देखिए ये सब 35 से 37 के दौरान गठित हुई पार्टियां, और फिर सरकार गठन में सहयोगी की भूमिका निभा रही हैं, और प्रमुख भूमिका में क्या बात है, ये था जनाधार प्लस लीग। लेकिन जब 1946 में क्रिप्स मिशन प्रस्तावों के अंतर्गत चुनाव हुए तो ये सब खत्म थी, एक एक सीट आधी सीट, और लीग ने झिटक लिए थे सारे सीट। ठीक है, यहां पर हुए एच.एस. सुहरावर्दी। ठीक है, फिर लास्ट बचा सिंध में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। ठीक है, इसमें 2 आते हैं, एक पहले आए फिर मर गए, फिर दूसरे आए। ठीक है, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, और इनके बाद बने अल्लाह बख्श, ये लोग बने। ठीक, तो प्रधानमंत्री का तो पद मिल गया लोगों को। अब अगर प्रधानमंत्री का पद मिल गया है तो कार्य भी तो होना चाहिए कुछ न कुछ। ठीक है, जैसे जो कांग्रेसी मंत्रिमंडल था उसमें भी प्रधानमंत्री बने थे, जिनमें से आपको हर बुक में लगभग मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्लास लंबी खींचना, ये सब छोटी छोटी चीजों पे जो चीजें आपको मिल सकती हैं वो आप ढूंढ सकते हो। बस उसमें ये समझना कि यूपी के गोविंद बल्लभ पंत पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 1937 के चुनाव के अंतर्गत यहाँ पहले प्रधानमंत्री यूपी में गोविंद बल्लभ पंत थे, और उन्हीं को हम लोग यूपी का प्रथम मुख्यमंत्री भी मानते हैं। थे भी वही, दूसरे काहे मानेंगे जब वही थे। देखिए अब ये देखते हैं कि इनके बाद 1937 का चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गए, सरकार का गठन हो गया। तो सरकार गठन के बाद सरकार के कार्य भी तो दिखने चाहिए। अब सरकार का कार्य कैसे दिखे? जब सरकार कार्य करेगी तो कार्य दिखेगा, नहीं करेगी तो नहीं दिखेगा, यही तो होगा। देखिए कांग्रेस का शासन मात्र 28 माह ही चला। भाई ये बात पूछी जाती है, 1937 के चुनाव के अंतर्गत कांग्रेसी मंत्रिमंडल कितने माह तक जीवित रहा? ध्यान रखिएगा, उसमें जो ऑप्शन भी देते हैं 26, 27, 28, 29, 26 माह, 27 माह, 28 माह, 29 माह, यह ऑप्शन रहता है। तो यहां ध्यान रखिए 28 माह तक कांग्रेसी मंत्रिमंडल प्रांतीय विधायिका में सुचारू रूप से चलता रहा। 28 माह के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में वायसराय के द्वारा भारत की बिना इन मंत्रिमंडलों की सहमति के सम्मिलित होने की घोषणा करने पर मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दिया। ठीक है, अब देखिए इनका क्या था। कांग्रेसी मंत्रिमंडल का कार्य देखो, बिहार प्लस संयुक्त प्रांत में काश्तकारी अधिनियम लेकर आए,
ठीक, पहला तो ये काम था। दूसरा, श्रमिक कल्याण प्लस किसान हित के कार्य किए गए। भाई किसानों के हित का भी कार्य किया था, सिंचाई उचाई की व्यवस्था की थी, काफी चीजें, श्रमिकों के लिए भी अलग से कानून लेकर के आए थे। कुछ कार्य इनके इतने अच्छे थे कि जिसके विषय में ये कहा जाए कि इतने छोटे से क्षणिक समय में इतनी अच्छी सोच और इतने अच्छे कार्य और उसको परिणत कर देना, ये अच्छी बात थी कांग्रेस का। वो 28 माह के शासन में कांग्रेस ने सच में कुछ कार्य किया था मंत्रिमंडल ने। ठीक है, देखिए दूसरा, नागरिक स्वतंत्रता। नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, बहुत लोगों की रिहाई की गई थी इस दौरान। कहते हैं मंत्रिमंडल में जो भी थोड़ा सा पौवादार आदमी था उसको रिहा कर दिया गया था। ये सारी चीजें हुई थी, बहुत अच्छी तरीके से हुई थी। राजनीतिक कैदियों की रिहाई प्लस रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए गए। रचनात्मक कार्यक्रम की कोई बात ही नहीं था। जिसके पास गांधी जी जैसा व्यक्ति हो उसके पास रचनात्मक कार्यक्रमों की कमी नहीं हो सकती। गांधी जी तो हमेशा अपनी धोती की लंगोट में 8-10 रचनात्मक कार्यक्रम हमेशा लेके घूमते रहते थे, कोई मिले बांट दें, कमी नहीं थी उनके पास। उनके जैसा विद्वान व्यक्ति सदियों में कहीं एक आधे पैदा होते हैं, नहीं तो नहीं पैदा होते हैं। ठीक है, देखिए ये सारे कार्य ऐसे थे जो अत्यधिक प्रशंसनीय थे। ठीक, अब देखिए दूसरा जो काम किया इन्होंने, जितने भी मंत्री थे सभी मंत्रियों ने स्वेच्छा से अपने वेतन में कटौती करके 500 रुपए प्रतिमाह कर लिया। आज के सांसद साहब हो वेतन में कटौती कर दें, नहीं। जैसे ही विधायिका में वेतन बढ़ोतरी का प्रस्ताव लाया जाता है सबसे पहले वो थपथपा के मेज पास। कहीं विधायिका में वेतन कटौती प्रस्ताव ले आओ तो बवाले हो जाएगा। ठीक है, वेतन भी बहुत है भाई, खर्चे भी बहुत, आज चुनाव खर्च भी बहुत होने लगे। ठीक है, कमीशन भी बहुत है नेताओं की। ठीक, देखिए काफी प्रशंसनीय। मंत्रियों ने स्वेच्छा से वेतन को कम करके 500 रुपए प्रतिमाह कर दिया। दूसरा काम मंत्रियों ने क्या किया, इन मंत्रियों ने रेलवे के सेकंड और थर्ड क्लास में ही यात्रा करनी प्रारंभ की। फर्स्ट क्लास में यात्रा नहीं किया इन्होंने। एक प्रतिज्ञा पार्टी का जो भी रहा हो, ये सारी चीजें हुई। ठीक है, इसी दौरान सभी प्रांतीय सरकारों की योजनाओं को दिशा निर्देश करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा प्रांतीय योजना समिति बनाई गई थी। केंद्रीय योजना समिति बनाई गई, जिसके सदस्य सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि भी थे। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी बनाए गए थे। ये सब चीजें भी हुई। काफी हद तक कांग्रेसी मंत्रिमंडल काफी ज्यादा सफल रहा, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उसी समय विश्व युद्ध शुरू हो गया। आते हैं आगे। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिना सहमति के किसकी सहमति, प्रांतीय विधानमंडलों की यानी प्रांतीय विधानमंडलों की बिना सहमति के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने वायसराय
लॉर्ड लिथगो ने भारत को युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। भारत के युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा कर दी। सोचिए, एक तरफ सम्मिलित होने की घोषणा की, दूसरी तरफ इसका विरोध न होने पाए, उसके लिए संपूर्ण देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। ठीक है, ये चीज हुआ। अब देखिए, कांग्रेस कार्य समिति ने क्या विरोध करनी चाहिए कांग्रेस कार्य समिति को या नहीं करना चाहिए? भाई विरोध तो बनता है। कारण क्या है? आपने अगर मुझे अधिकार दिया है तो मुझे उस अधिकारों का उपयोग तो करने दो, या नहीं करने देंगे आप? तो फिर अधिकार दिया क्यों? अगर मुझे आपने प्रांतित किया है, आप ये मानते हो कि भारत पर हम शासन करने में सक्षम है, क्योंकि केंद्र में भी द्वैध शासन व्यवस्था, तो सिर्फ आपको ये पावर कहां से मिल गया कि आप कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, कुछ भी करो, हम उसमें कोई हस्तक्षेप भी ना करें? ऐसा कैसे संभव हो सकता है भाई? अगर आपने घोषणा की है तो आपने अगर बिना मेरी सहमति के घोषणा की है तो हम उसका स्वाभाविक है कि अगर मुझे नहीं समझ में आएगा तो हम विरोध करेंगे। अगर हम आपकी हां में हां मिलाने लगे तब तो मेरा राजनीतिक आधार ही खत्म हो जाएगा। और ये चीज कांग्रेस अच्छे से समझती थी, क्योंकि कांग्रेस को अब मौका चाहिए था एक नए आंदोलन के लिए, क्योंकि 6 साल आंदोलन खत्म हुए हो चुके हैं, और 6 साल अगर हो चुके हैं तो नए आंदोलन की रूपरेखा बन सकती थी। ठीक है, देखिए, कांग्रेस कार्य समिति ने 2 प्रस्ताव रखे। पहला युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा की जाए। चलो भाई ठीक है, युद्ध के क्या उद्देश्य है उसकी घोषणा करो, वो सरकार कर भी सकती थी। दूसरा ये कहा कि युद्ध के पश्चात भारत को स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए। युद्ध के पश्चात भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। ठीक, युद्ध के पश्चात भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता था, ये तो नहीं हो सकता था। इन दोनों मांगों की सरकार ने उपेक्षा की। सरकार द्वारा उपेक्षा होता है। अब अगर सरकार द्वारा उपेक्षा होगा तो पक्का है कांग्रेस कुछ न कुछ तो बवाल करेगी ही करेगी। भाई थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, बनता है थोड़ा बहुत, नहीं बनता है? बनता है। ठीक है, हुआ क्या? 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास किया। इस कांग्रेस कार्य समिति में जो प्रस्ताव था उसके अंतर्गत ये कहा गया, सभी मंत्रिमंडल विधायिका से इस्तीफा दे दें। चलो ठीक है भाई, सभी मंत्रिमंडल विधायिका से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन उसका परिणाम क्या मिलेगा? ठीक, 29-30 अक्टूबर को कांग्रेसी मंत्रिमंडल के 8 प्रांत के सदस्यों ने, प्रांत की मंत्रिमंडल ने, 8 प्रांतों के मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। सबसे बड़ी बात तो ये रही होगी कि इस इस्तीफे के बाद बहुत से लोग खुश हुए होंगे, बहुत से लोग दुखी हुए होंगे।
खुशी उनको मिलती जिनको इनके इस्तीफा के बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करने का मौका मिलता, पहला। या जो लोगों को ये लगता है कि चलो इनका कार्य हटेइए, ये कुछ अच्छा कार्य नहीं करेंगे, तो अब हम सत्ता में हैं, हम कुछ अच्छा कार्य करके हम अपने जनाधार को बढ़ा लें, खुश तो वो होते। दूसरे, इस मंत्रिमंडल में जो सदस्य सम्मिलित थे, मंत्री पद जाने के बाद आपको सोच सकते हो कि कितना कष्ट होता है। अब ये कैसे नेता थे भाई, आज वाले तो नहीं रहे होंगे पक्का है, तो इन्हें दुख थोड़ा कम रहा होगा, आज वाले तो कुछ आत्महत्या कर लें, ठीक है। देखिए दूसरा, लीग नहीं, मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मंत्रिमंडलों के इस्तीफे की खुशी में मुक्ति दिवस / धन्यवाद दिवस मनाया, और इस धन्यवाद दिवस में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी सम्मिलित हुए। अम्बेडकर जी करते भी तो क्या करते, समस्या तो ये थी भाई, किसी भी प्रांत में इनकी सरकार नहीं बनी, यहां तक कि गठबंधन में भी नहीं आया, सारी सीट कांग्रेस वाले लेकर के भाग गए। तो जब सब सीटियां कांग्रेस वाले लेके चले गए, ये किसी गठबंधन में भी नहीं आए, तो अम्बेडकर जी को कष्ट तो होता ही होता। और अगर अम्बेडकर जी को कष्ट होता तो ऐसी स्थिति में खुशी भी तो होगी, तो अकेले तो खुशी मना नहीं सकते थे, तो सोचा कि क्यों ना जिन्ना के ही साथ पार्टी साटी हो जाए, ठीक। नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। देखिए अब इसके बाद भाई कांग्रेस की बातें भी नहीं मानी गई। कांग्रेस की जब बात नहीं मानी जाती है तो कांग्रेस विरोध तो करेगी ही करेगी, इसीलिए यहां पर पुनः एक बार ये सोचा गया कि किसी न किसी तरीके से समझौता हो जाए, ठीक। तो यहां पर अब पुनः एक समझौते की बात होती है, देखते हैं क्या होता है इसमें। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 हुआ क्या? मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के पश्चात वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में बिहार के रामगढ़ में हुआ। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मार्च 1940 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बिहार के रामगढ़ में हुआ। गब्बर वाला तो रामगढ़ नहीं है भाई, उन्होंने होगा बसंती वाला है। हाँ, बसंती वाला था रामगढ़, गब्बर तो पहाड़ी पे रहते थे, बसंती वाला रामगढ़ है, बसंती से याद करना, ठीक है। रामगढ़ में हुआ। अब इस रामगढ़ अधिवेशन ने कांग्रेस ने पुनः मांग रखी। भाई एक मांग तो अस्वीकार हो चुका था, तो दूसरा थोड़ा छोटा मांग रखे तो हो सकता है पास हो जाए। पास हो जाएगा तो हमें बवाल नहीं करना पड़ेगा, नहीं पास होता तो फिर बवाल तो बनता है, ठीक है। इसमें यह कहा गया केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित किया जाए। केंद्र में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित किया जाए तो कांग्रेस युद्ध में सरकार का सहयोग करेगी। तो कांग्रेस युद्ध में सरकार का सहयोग करेगी, ये बात आई, ठीक। अब अगर ये बात आ चुकी है तो सरकार भी तो कुछ न कुछ बात आएगी। तो इसके प्रत्युत्तर में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक, प्रत्युत्तर में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस के सहयोग हेतु
एक प्रस्ताव रखा, एक प्रस्ताव रखा। ये जो प्रस्ताव रखा इसी को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। ये अगस्त प्रस्ताव हुआ, ठीक है। अब इस अगस्त प्रस्ताव में कुछ प्रावधान थे। अब देखिए प्रावधान क्या थे अगस्त प्रस्ताव में। कुछ प्रावधान हैं अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, स्वीकार करने लायक भी हो सकते हैं, स्वीकार न करने लायक भी हो सकते हैं, दोनों चीज हो सकती है। बस अब ये देखना है कि इसमें होगा क्या। देखिए पहला प्रावधान, युद्ध के पश्चात प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन किया जाएगा। पहला ये बात आ गई। दूसरा है वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। ठीक, वर्तमान में जो कार्य किया जाएगा मतलब तत्काल में, तुरंत वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। ठीक, वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। चलो ठीक है, काफी लोगों को आप वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित कर लेंगे, सम्मिलित करने का जो भी फायदा हो वो आ जाएगा। थर्ड में ये कहा गया कि युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। युद्ध सलाहकार परिषद। फोर्थ में यह आया, शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिस समुदाय का विरोध भारत में रहने वाला कोई भी शक्तिशाली समुदाय करेगा। ठीक है, देखिए शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध कोई शक्तिशाली वर्ग कर रहा हो, जिसका विरोध कोई शक्तिशाली वर्ग कर रहा हो। देखिए अब यहां क्या हुआ, समस्या यहां एक थी। कांग्रेस ने मांगा क्या, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन, यही तो मांग हुई। और वायसराय लॉर्ड लिलिथगो ने दिया क्या, पहला एक क्या करे, केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाए तो कांग्रेस सहयोग करेगी। इन्होंने क्या देंगे, अंतरिम सरकार नहीं, प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री संस्था का गठन करेंगे। लेकिन कब करेंगे, युद्ध जब खत्म हो जाएगा तब करेंगे, पहले नहीं करेंगे, युद्ध खत्म होने की बात करेंगे। अरे विजय अगर तुमको युद्ध के पश्चात मिल गई तो कांग्रेस के जो नेता उस अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की मांग कर रहे हैं उनको तुम जितियाओगे या अंतरिम सरकार का गठन करोगे। ठीक, वही कहते हैं जब व्यक्ति के ऊपर विपत्ति पड़ा हो तो उसके ऊपर और विपत्ति डालो ताकि आप अपनी बातों को मनवा सकें। यदि आप उस समय लूज करते हैं, ढीले पड़ते हैं और वो विजय प्राप्त कर गया, विपत्ति से उबर गया, तो फिर उससे आप अपनी बात जल्दी नहीं मनवा सकते। दूसरा क्या कहा, वर्तमान में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय, अरे वो 4 हो चाहे 14, जब वायसराय को ही संपूर्ण वीटो का अधिकार है, सारा अधिकार वायसराय को ही दिया गया है, तो उसमें तो चाहे जितने भारतीयों को कर दो। हाँ, बस हमको खुशी हो जाएगी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में एक मंत्री के रूप में हम भी स्थापित हैं, और थोड़े कुछ होता तो उससे थोड़े मतलब था यहाँ पे। दूसरा, युद्ध सलाहकार परिषद, अरे युद्ध जब यूरोप में हो रहा है तो यहाँ सलाहकार परिषद का गठन करने क्या, युद्ध में जब भारत इन्वॉल्व ही नहीं है
ब्रिटेन इन्वॉल्व है, ब्रिटेन के उपनिवेश के रूप में भारत उस युद्ध में इन्वॉल्व है, तो उस युद्ध सलाहकार परिषद के गठन से क्या मतलब है भाई भारत में। नेक्स्ट, शासन किसी ऐसे समुदाय को नहीं सौंपा जाएगा जिसका विरोध कोई शक्तिशाली वर्ग कर रहा हो। सबसे बड़ा पेश तो यही था। क्यों? क्योंकि अगर कोई शक्तिशाली वर्ग नहीं भी करेगा तो लीग को उकसा के करवा देंगे, मुस्लिम वर्ग आ गया तुरंत। तो ऐसे में किसी वर्ग को शासन सौंपा नहीं जा सकता था। वो लीग को सौंपा जाता तो कांग्रेस विरोध करती, कांग्रेस को सौंपा जाता तो लीग विरोध करती। दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा प्रतिद्वंदी थे, एक अलग राष्ट्र की मांग जिन्ना पहले ही कर रहे हैं। तो ऐसे में शासन किसी को सौंपा ही नहीं जाएगा। वही हाल बंदर बांट वाली, दो बिल्ली रोटी लेके पहुंची बंदर के पास, तराजू तौला, जिसमें ज्यादा उसको खा लिया, फिर दूसरा ज्यादा उसको खा लिया, पूरा खा गए। तो वही हाल था। दोनों एक दूसरे के इतने विरोधी हैं कि समझौते की स्थिति हो ही नहीं सकती थी। इसलिए इस प्रस्ताव को कांग्रेस और लीग दोनों ने सिरे से अस्वीकार कर दिया। ठीक है, जब अस्वीकार हो जाता है तो चीजें खत्म हो जाती हैं। अब कांग्रेस के पास सिर्फ था क्या? आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करना या छोटे छोटे आंदोलन से जनता में एक उत्साह जागृत करना ताकि कुछ चीजें उसके पक्ष में आ जाएं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो सत्याग्रह, यह व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, इसकी शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। ठीक है, यहीं से प्रारंभ हुआ और उसके अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से कानून तोड़ना और फिर अपनी गिरफ्तारी देना। कहते हैं जो द्वितीय सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू ने प्रारंभ किया, इसमें पंडित नेहरू के साथ लगभग 20,000 लोग गिरफ्तार किए गए थे। थोड़ी बहुत संख्या नहीं थी, काफी संख्या थी। इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को हम दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, ये चीजें थी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, पाकिस्तान की डिमांड क्या निकाल रहे हैं। पाकिस्तान की मांग, ऐसी बात कर लेते हैं, इस पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, पाकिस्तान की जब हम मांग की बात करते हैं तो देख लेते हैं थोड़ा सा बचा। पाकिस्तान की मांग 1940। ठीक है, देखिए 1940 में लीग का लाहौर में अधिवेशन हुआ और इस लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष बने मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष बनते हैं और इस अधिवेशन के अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने एक भाषण दिया जो बड़ा लोकप्रिय हुआ बाद में। इस भाषण में इन्होंने ये कहा कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त और कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात थी, वे एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार
नहीं करेंगे। ये बात है इनकी कि एक अलग मुस्लिम राष्ट्र चाहिए, एक मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त अन्य कोई भी चीज ये स्वीकार नहीं कर सकते। ये जिन्ना की इसमें बात आई, ठीक है। अब ये जो एक भाषण का प्रारूप था, तो बहुत सी चीजें थी, सिर्फ राष्ट्र राष्ट्र मुस्लिम मुस्लिम यही सब बात की गई, ठीक है। जो प्रारूप था उस प्रारूप को सिकंदर हयात खान ने तैयार किया, ठीक है। प्रारूप उन्होंने तैयार किया। फजलुल हक ने, वही लुल है, फजलुल हक ने, कृषक प्रजा पार्टी वाले, फजलुल हक ने इसे प्रस्तुत किया और खली कुज्जुमा ने इसका समर्थन किया था। बाद में प्रस्ताव पास हो गया और लीग का मुख्य मुद्दा ही हो गया पाकिस्तान की मांग, ठीक है। अब हम पाकिस्तान नाम पर आते हैं। पाकिस्तान का मतलब होता है पवित्र स्थान, लेकिन ऐसा है नहीं, बड़ी हत्याएं होती हैं, पवित्र को अपवित्र कर दिया है लोगों ने, ठीक है। पाकिस्तान, अब यहां पर हुआ क्या, जैसे पाकिस्तान का जो नाम है वो सर्वप्रथम 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र चौधरी रहमत अली ने दिया। गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुए थे, उन्हीं गोलमेज सम्मेलनों से ये कुछ प्रभावित हुए और उसे ही प्रभाव के कारण इन्होंने ये अपना पंपलेट दिया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र किया और पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले भारत के प्रमुख प्रांत भी इसमें उल्लिखित किया गया, जिसमें है ना पाकिस्तान के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत पंजाब, बलूचिस्तान, अफगान प्रांत, बलूचिस्तान, अफगान प्रांत, कश्मीर और सिंध, ये 5 प्रांत उसने सम्मिलित किया, ठीक है। ये 5 प्रांत आए। 1933 और 1935 में इसने कुछ पर्चे बांटे। इन पर्चों में यह कहा ली ने नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग की इन्होंने, ठीक है। नई अस्मिता के लिए एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग करते हैं। बाद में वो दर्जा पूर्ण भी हुआ इनका और इनकी डिमांड भी पूर्ण हुई, ठीक है। ये चीज इनकी आई, लेकिन उसके पूर्व में भी ये कहा जाता है जब 1937 में चुनाव हुआ तो लीग ने कुछ समितियां गठित की, उनसे प्रस्ताव मांगे गए, प्रारूप मांगा गया और प्रारूप का भी काफी परिणाम रहा। उसमें कई चीजें आई, जिसमें एक ऐसे संविधान की बात की गई थी जिसके अंतर्गत कुछ चीजें आ जाएं, यानी एक संघीय सरकार जिसमें संघ के पास अधिकार कम थे नियंत्रण का, वो चीज मांगी गई, लेकिन बाद में वो सब चीजें नहीं आई। इससे पूर्व मोहम्मद इकबाल के 1930 के भाषण में ही बात की जाती है, लेकिन वहां पर भी ये कहा गया मोहम्मद इकबाल ने अलग किसी राष्ट्र की मांग नहीं की थी, बल्कि मोहम्मद इकबाल ने राष्ट्रीयता से ओतप्रोत होकर के मुस्लिमों के लिए अलग कुछ बातें की थी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।